Hello students, in previous lecture we have discussed about Newton's first law and we have also discussed about system, internal forces, external forces and other definitions like uh, balanced and unbalanced forces. So let us proceed to next topic that is known as न्यूटन सेकंड लॉ. तो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ कंप्लीट कर लिया. अब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे. तो मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ एक बार वापस से रिकॉल करा रहा हूँ क्या होता है. न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने बताया था कि अगर कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पर है या फिर अपने यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में है, तो जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी. इसको हम बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ. ठीक है. तो अब न्यूटन सेकंड लॉ अब हम देखेंगे. तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूँगा. तो इट स्टेट्स दैट the rate of change of momentum of a body is directly proportional ठीक है, is directly proportional to the force applied on the body and the change takes place in the direction of force. ठीक है. तो अभी मैंने इस स्टेटमेंट में एक नया टर्म यूज़ किया है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम. तो पहले मैं इस मोमेंटम का मतलब समझा रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको इस पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा. तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है. मोमेंटम क्या होता है, जैसे सपोज करिए कोई ब्लॉक है इस तरीके से, उसका मास है सपोज 1 kg और इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो मास इसका हो गया 1 kg और वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम को डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी. तो बेसिकली मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना. तो मोमेंटम को हम डिफाइन करेंगे मास इनटू वेलोसिटी. तो इस क्वांटिटी मतलब इस वाले एग्जांपल में मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 × 2 और यूनिट क्या होगी, मास की होगी किलोग्राम और वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकंड. तो इसकी पूरी यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड. तो हम लिखेंगे 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ठीक है. तो मोमेंटम आपको समझ में आ गया क्या होता है. अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वो बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. ठीक है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात है, रेट की बात है, तो मतलब आपको समझना चाहिए कि टाइम के साथ रेट निकालनी है हमको. मतलब हर सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है किसी बॉडी का. तो देखिए जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी. तो उसी लॉ को उसने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया न्यूटन ने. कैसे, अगर किसी बॉडी पर मतलब किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज कराना है आपको, मोमेंटम चेंज कराने का मतलब क्या, मास तो चेंज नहीं होगा, तो चेंज क्या होगा सिर्फ वेलोसिटी. तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज कराना है तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो इसने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. मतलब जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही प्रोपोर्शनली उसका मोमेंटम का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होगा. ठीक है. तो आप अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो फिर ज़्यादा वैल्यू से इंक्रीज करेगा मोमेंटम. मतलब उसने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. अब एक बात और, ये मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी.
वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसके पास ये दोनों चीज़ें हों, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो जैसे मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम इस एग्जांपल में 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया उसका 2, और डायरेक्शन की बात करें तो किधर है? राइट साइड में, या फिर प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर पहला, उस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में दो बातें कही गई। पहली बात कही गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स अप्लाइड के, मतलब फोर्स जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज होगा मोमेंटम का, मतलब जितना फोर्स लगाएंगे उतना मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात क्या कही गई? एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज है, मतलब मोमेंटम जिस डायरेक्शन में चेंज होगा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगना चाहिए। समझ में आया? तो दो बातें हैं इसमें। पहला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? फोर्स अप्लाइड से, और फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में मतलब चेंज हो रहा हो मोमेंटम, ठीक है। तो इसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूँगा। इसका इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली अब सपोज करिए किसी कोई बॉडी थी, उसका मास, जैसे सपोज करिए ये एक बॉक्स है, इसका मास m है, सपोज m kg, ठीक है। और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं लेट्स से f मैग्नीट्यूड का हम फोर्स इस पर लगा रहे हैं और ये कोई बॉक्स है ऐसे ग्राउंड पर रखा हुआ है, उसका मास है m kg। तो जब ये फोर्स नहीं लग रहा था उस समय इसकी वेलोसिटी थी मान लीजिए u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी u, ठीक है। और हमने कुछ समय तक फोर्स लगाया, मान लीजिए t टाइम तक फोर्स लगाया, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई मान लीजिए v हो गई, ठीक है। तो अगर हम इसका मोमेंटम चेंज निकालें, मान लीजिए ये सब t टाइम में हुआ, इन टाइम t, इस मतलब फोर्स हमने लगाया, फोर्स अप्लाइड वॉज फॉर t टाइम, ठीक है। हमने टी टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया, तो फिर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना चाहेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे? देखिए, फाइनल चेंज कैसे निकालते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम पहले लिख लेते हैं, कितना होगा फाइनल मोमेंटम? ये हो जाएगा m इंटू वी, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो क्या लिखेंगे इसको mv। और ऐसे इनिशियल मूवमेंट, अभी मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है वो आपको पता है, तो बस मैं अभी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, है ना। और इनिशियल मोमेंटम कितना था? ये हो जाएगा मास इंटू फिर इनिशियल वेलोसिटी, तो m इंटू यू, तो क्या हुआ m इंटू यू, ठीक है। तो अगर t टाइम लगा इसको, तो रेट ऑफ चेंज अगर निकालें, पहले तो चेंज निकाल लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम साइन के साथ लिखेंगे, मतलब इसका डायरेक्शन भी हम मेंशन करेंगे। तो हम डायरेक्शन कैसे मानते हैं? अगर प्लस एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर कोई प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है या फिर राइट डायरेक्शन में है इधर, तो हम उसको प्लस साइन देंगे, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है। तो अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो फाइनल मोमेंटम m इंटू वी है, तो अगर इधर चल रहा था तो वेलोसिटी भी इधर ही हो जाएगी v, तो फिर फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? प्लस एक्स मतलब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, तो दोनों हम प्लस ही लिखेंगे, है ना। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे? m इंटू वी माइनस, और इनिशियल मोमेंटम कितना है? m इंटू यू, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम हुआ एम वी माइनस यू, इसको हम लिख सकते हैं m टाइम्स v माइनस यू। अब रेट ऑफ चेंज निकालें, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे तो हमें इसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, m टाइम्स v माइनस यू अपॉन टी। तो जब भी रेट कहीं पे भी लगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसकी रेट हम मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी m इंटू वी माइनस यू बाई टी। अब आप जानते हैं जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी इससे पहले वाले चैप्टर में, उसमें आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया, वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी माइनस यू अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, ए, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, एम इंटू ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं एम इंटू ए, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या बोला, जो फोर्स अप्लाइड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ, मतलब यहाँ मैं लिख रहा हूँ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए, ठीक है। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट एग्जैक्टली 1 के बराबर आता है और एफ इज इक्वल टू हो जाता है एम इंटू ए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए आप ऐसे याद रख सकते हैं। अभी आप मतलब 8th क्लास में तो मैं आपको ऐसा, सॉरी 9th क्लास में तो मैं आपको इसको ऐसे रटा सकता हूँ, एफ फॉर फादर एंड एम इंटू ए इज प्रोनाउंस्ड एज माँ, तो फादर इज इक्वल टू मदर, ऐसे याद रखिए, फादर इज इक्वल टू माँ, एफ इज इक्वल टू एम। आपको भूलना नहीं है, ये बस एक याद करने का तरीका है। तो इम्पोर्टेंट लॉ है, काफ़ी जगह जगह काम में आएगा, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखिए इससे हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। अगर हम फोर्स को जीरो कर दें, क्योंकि हम उस फर्स्ट लॉ में क्या बोल रहे थे, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मतलब अगर जीरो वेलोसिटी है तो जीरो ही रहेगी, और अगर कुछ और वेलोसिटी है तो वही रहेगी। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो यू और वी सेम हो जाएंगे, तो ये जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो फिर फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको फोर्स की यूनिट के बारे में बताऊंगा, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। क्योंकि अभी हमको मैथ्स एक फार्मूला मिल गया है, तो हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे बार बार, मतलब फोर्स की वैल्यू लिखेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखेंगे। तो पहले मैं फोर्स की यूनिट्स बता दे रहा हूँ। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, इसको हम न्यूटन लिखते हैं, न्यूटन, ये इसकी एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट। और इसकी और एसआई यूनिट मतलब ये बड़ी यूनिट है, और छोटी यूनिट होती है इसकी डाइन्स, DYNES, ठीक है। ये स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट ऑफ फोर्स। और रिलेशन क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन्स, ठीक है। मतलब 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होती है। तो ये छोटी यूनिट है। तो ऐसा यूनिट न्यूटन इसलिए क्योंकि न्यूटन के नाम पर, सर इसे न्यूटन के नाम पर ही ये बनाई गई, तो इसलिए हम ऐसा यूनिट को न्यूटन ही बोलते हैं, है ना। तो ये हुआ यूनिट के बारे में। तो हम थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस करके देखेंगे इसके ऊपर। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हम लें, सपोज करिए ये एक बॉक्स है, इसका मास है लेट्स से 2 kg, और इसकी इनिशियल स्पीड थी, ये चल रहा था मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस पर हमने इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया फॉर 2 सेकंड्स,
2 सेकंड के लिए हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स, ये पूछा गया आपसे, है ना। 10 न्यूटन का फोर्स हमने 2 सेकंड के लिए लगा दिया इस पर। इनिशियली ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये आपसे सवाल पूछा है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, फादर F इज इक्व टू एम ए, ये इक्वेशन हमने लिखी है अभी जस्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, और मास कितना दिया है आपको 2। एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है तो हम ए मान ले रहे हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं v इज इक्व टू यू प्लस ए टी, और u की वैल्यू हमको पता है 2 मीटर पर सेकंड, और a की वैल्यू आ गई 5, और टाइम कितना है 2 सेकंड। तो v कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, तो मतलब 12 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर 2 सेकंड्स के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो फिर 2 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। ऐसे एक क्वेश्चन और मान लीजिए मैं देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इससे। सपोज इस ऊपर वाले क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, बस इसकी इनिशियल स्पीड मैं इस डायरेक्शन में कर दे रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और मास इसका वही है अभी भी 2 kg, और इसकी वेलोसिटी हो गई लेट से 2 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर हमने फोर्स लगाया इस पर कितना 10 न्यूटन का फॉर 2 सेकंड्स, सेम पहले जैसा ही। तो कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। तो फिर से हम यही काम करेंगे, फोर्स की वैल्यू कितनी है, F इज इक्व टू एम ए इक्वेशन है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है 10, और मास कितना है 2, और एक्सेलरेशन a मान ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होगा। मतलब फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा, इधर, ठीक है। जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का, तो फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन भी इधर होगा। तो फिर ये बॉडी ये बॉक्स जो है ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, और इसको एक्सेलरेशन इधर मिल रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो फिर ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये रिटार्ड करेगा, इसकी स्पीड कम होगी समय के साथ। तो वो हम देखेंगे, हम साइन, क्योंकि ये वेक्टर हैं तो हम क्या करेंगे, सबको प्लस माइनस साइन के साथ रखेंगे। तो हमको v निकालना है इज इक्व टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो u क्योंकि किधर है -x डायरेक्शन में, इस तरीके से मैंने एक्सेस बताई थी, तो ये -x की तरफ जा रहा है, तो हम u को क्या लिखेंगे -2, ठीक है, प्लस a कितना है प्लस डायरेक्शन में, तो +5 लिखेंगे, और टाइम कितना लगा था 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 - 2 मतलब 8 मीटर पर सेकंड। मतलब ये बॉक्स 2 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा था, तो अगर इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो फाइनल स्टेट इसकी क्या होगी, ये बॉक्स इस डायरेक्शन में चलने लगेगा 8 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको ये मेरे को होमवर्क करके दिखाना है। मैंने अभी जस्ट प्रूव करके दिखाया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ डिराइव कर सकते हैं। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि प्रूव दैट न्यूटन सेकंड फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, प्रूव दैट, या फिर यहाँ लिख रहा हूँ डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। इसको होमवर्क में करके लाना है आपको। ये आप जब जो असाइनमेंट भेजेंगे मुझे, मतलब इसके नोट्स बना के भेजेंगे, उसमें इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे सॉल्व करके भी भेजना है आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।